आज 22 सितंबर है और आज के लिए हमारे पास दो एडिटोरियल हैं। सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ेंगे। एडिटोरियल के बाद एडिटोरियल के शॉर्ट नोट्स देखेंगे यानी की पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद मेंस के लिए एक सवाल देखेंगे। उसके बाद प्री के फैक्ट देखेंगे और सबसे लास्ट में एमसीक्यू देखेंगे। तो दो एडिटोरियल हैं। पहला एडिटोरियल है H1B वीज़ा के बारे में। H1B वीज़ा अमेरिकी सरकार ने एक फैसला लिया है। थोड़ा सा परेशान करने वाला फैसला है भारतीयों के लिए, लेकिन इसमें एक उम्मीद की नज़र भी है, वो भी देखेंगे कि क्या बात है जो भारत के लिए अच्छी हो सकती है इन सब की आड़ में। और दूसरा एडिटोरियल है यूरेनियम के बारे में और मेघालय के बारे में। सरकार मेघालय से यूरेनियम का खनन करना चाहती है और उसको लेकर विरोध हो रहा है। तो दोनों ही बातें देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। अमेरिका की सरकार ने निर्णय लिया है कि H1B वीज़ा की फीस अब से जो होगी वो होगी लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर। 1 लाख अमेरिकी डॉलर कितना होता है भारत में रुपए में देखें तो लगभग 88 लाख रुपए होगा। तो 88 लाख रुपए होगा H1B वीज़ा के लिए आवेदकों को चुकाना होगा। ये शुल्क होगा H1B वीज़ा के लिए। अब तक जो शुल्क था वो लगभग था 1500 अमेरिकी डॉलर। 1500 अमेरिकी डॉलर से अब हो गया है लगभग 6 गुना ज़्यादा, 1 लाख अमेरिकी डॉलर। यह फैसला ट्रंप प्रशासन ने अपनी नई आप्रवास नीति के तहत लिया है। ट्रंप हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि जो बाहर से आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो बाहर से आने वाले काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स खासकर, वो बाहर से आते हैं और ये आते हैं H1B वीज़ा के थ्रू। और H1B वीज़ा से ये अमेरिका में आते हैं और अमेरिका में आकर ये नौकरियां करते हैं, क्योंकि ये वहाँ की जो कंपनियां हैं वे इन एम्प्लॉयज़ को बुलवाती है, H1B वीज़ा के थ्रू बुलवाती है। ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड लोग होते हैं, दुनिया भर से आते हैं, लेकिन खासकर भारत से। जब ये वहाँ जाते हैं तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कम सैलरीज पर काम करते हैं और ट्रंप हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि ये लोग अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। तो उसी आड़ में, उसी सोच के तहत यह फैसला लिया गया है और फैसला है कि ट्रंप प्रशासन ने H1 वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन शुल्क है वो बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख अमेरिकी डॉलर, जो पहले था 1500 अमेरिकी डॉलर। इस फैसले से उन लोगों को नुकसान होगा जो H1 वीज़ा लेकर भारत से या दुनिया के दूसरे देशों से अमेरिका जाना चाहते हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो ऐसे लोगों को नुकसान होगा, उनके परिवारों को नुकसान होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड लोग होते हैं और इनकी स्किल्स का उपयोग अमेरिका की कंपनियां करती हैं, क्योंकि इन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जाती हैं अमेरिका की कंपनियों के द्वारा। भारत में इस तरह के अवसर अभी सीमित हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियों में निवेश कम है। खासकर कुछ कंपनियां, ऐसी भारतीय कंपनियां भी हैं जो विदेश में H1 वीज़ा के तहत भारतीयों को काम करने के लिए वहाँ पर लेकर जाती हैं। इनमें IT प्रोफेशनल्स हैं, इनमें इंजीनियर्स हैं, इनमें फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और इनमें हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। तो सिर्फ इन लोगों को ही नुकसान नहीं होगा बल्कि कंपनियों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें कुशल कर्मियों की आपूर्ति H1 वीज़ा के तहत होती थी और अब चूंकि महंगा हो गया है वीज़ा, और वीज़ा के महंगा होने से इन कंपनियों के सामने भी कुशल कर्मियों की आपूर्ति को लेकर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों के पास स्किल है लेकिन पैसा नहीं है वे लोग अमेरिका नहीं जा पाएंगे। 2004 से H1B वीज़ा पाने के लिए जो संख्या है वो लगभग तय है। 85,000 लोगों को हर साल वीज़ा दिया जाता है। लॉटरी सिस्टम से तय होता है, जिसका भाग्य होता है उसकी लॉटरी निकलती है, उसको वीज़ा मिल जाता है, फिर नहीं तो अगले साल ट्राई करना पड़ता है। तो 2004 से 85,000 लोगों के लिए तय है संख्या, और इसमें से भी लगभग 70% से 75% वीज़ा भारतीयों को ही मिलता है। लगभग 60-65,000 लोग भारतीय लोग होते हैं जिन्हें यह वीज़ा मिलता है। ओवरऑल 85,000, कुल 85,000 वीज़ा दिए जाते हैं। इस बीच में यह देखा गया है कि H1B वीज़ा के लिए आवेदकों की संख्या थोड़ी सी कम हो रही है। पिछले 4 सालों में इस साल सबसे कम आवेदन किए हैं, 3,59,000 आवेदन आए हैं, और यह आंकड़ा हमको दिया है अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने। ये आंकड़े और यह वीज़ा और यह फैसला भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की है 70% वीज़ा जो है वो भारतीयों को दिए जाते हैं, और इन भारतीयों में से भी 60% की आमदनी तो 1 लाख डॉलर से कम है। तो 1 लाख डॉलर से कम आमदनी वाले लोग, अब वीज़ा महंगा हो गया है, पहले 1500 डॉलर में था, अब 1 लाख डॉलर में है, तो कठिनाइयाँ तो आने वाली हैं। 21 सितंबर से फैसला लागू होगा, और जो लोग पहली बार वीज़ा लेंगे सिर्फ उन्हें यह रकम चुकानी है। जो जिनके पास पहले से वीज़ा है उनके लिए सालाना जो रकम चुकानी है वो 1 लाख डॉलर नहीं है, वो पुरानी रकम ही चुकाएंगे। लेकिन जो नया फैसला है वो नए लोगों पर और नए एप्लीकेशन पर लगेगा, 21 सितंबर से लागू होगा। अमेरिका में जो तकनीकी क्षेत्र में ग्रोथ हुई है उसका बड़ा कारण रहे हैं ये विशेषज्ञ लोग, ये एक्सपर्ट या हाई स्किल्ड लोग। ये लोग दुनिया भर से जाते हैं, अपने अपने देश की क्रीम समझ लीजिए इन्हें। इतने ज़्यादा होशियार लोग हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका में जाकर अमेरिका की टेक ग्रोथ में बड़ा योगदान देते हैं।
तो अमेरिका के सामने भी चुनौतियाँ आने वाली है, अमेरिका की कंपनियों के सामने, एम्प्लॉयर्स के सामने, क्योंकि उन्हें इन विशेषज्ञों की आपूर्ति H-1 वीज़ा के तहत होती थी। लेकिन अब इसमें दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि $1,00,000 चुकाना आम बात नहीं है। जिन लोगों के पास स्किल है, पैसा नहीं है, वे लोग इन्हें नहीं चुका पाएंगे और अमेरिका नहीं जा पाएंगे। जो लोग $1,00,000 चुका पाएंगे वे तो जा ही पाएंगे, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों की आपूर्ति पहले की तरह नहीं होने वाली है और इन एम्प्लॉयज़ के सामने भी फैसलों की अनिश्चितताओं को लेकर चिंताएं हैं। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक नपी-तुली प्रतिक्रिया ही दी है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह से जो प्रतिभा की, मतलब जो लोग भारत से अमेरिका जाते थे, वापस आते थे, तो इस तरह का जो एक्सचेंज था, उससे भारत और अमेरिका दोनों में नवाचार में, आर्थिक वृद्धि में, प्रतिस्पर्धा, संपत्ति सृजन में, प्रौद्योगिकी में, सभी में विकास हुआ है। लेकिन भारत सरकार के पास इस फैसले को पलटने के लिए कोई ज़्यादा ताकत है नहीं, कोई ज़्यादा दबाव डाल नहीं सकते अमेरिका के ऊपर। जो फैसला अमेरिका ने ले लिया है वो ले लिया है, इस पर विदेश मंत्रालय कुछ कर भी नहीं सकता है। वैसे देखा जाए तो भारत के लिए H-1B वीज़ा महंगा हो गया है। जो लोग $1,00,000 देंगे वे अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह नहीं है कि भारत के लिए H-1B वीज़ा महंगा हो गया। चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का प्रतिभा पूल, भारत का टैलेंट, भारत का सबसे अच्छा ब्रेन, भारत के सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स भारत से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनोवेशन नहीं है और रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं। अगर ये सारी चीज़ें भारत में हो जाएं, अगर भारत में इनोवेशन हो, भारत में फंडिंग मिले, भारत में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, भारत में इन्वेस्टमेंट हो, कंपनियां और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, तो भारत में भी वे सारी चीज़ें हो सकती है जो आज अमेरिका में हो रही है, जिसके लिए आज भारतीय अमेरिका जाने के लिए एकदम एक पैर पर खड़े हुए हैं। अब भारत भी नए नए क्षेत्रों में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा काम करके, अच्छा इनोवेशन करके, नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज लाकर दुनिया भर के दूसरे देशों में मार्केट ढूंढ सकता है और यहाँ से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है। जहाँ पर अभी भी संरक्षणवाद की नीति लागू नहीं है, उन क्षेत्रों में भारत अपने लिए नए अवसर ढूंढ सकता है और इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। वैसे तो ट्रंप प्रशासन का आदेश 1 साल में खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 साल के लिए ही है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत के नीति निर्माता, भारत के पॉलिसी मेकर्स, भारत की सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि इस टैलेंट पूल को भारत में ही मौके दिए जाए। इसके लिए भारत में इनोवेशन बढ़ाया जाए, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, भारत में फंडिंग बढ़ाई जाए और स्टार्टअप्स को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, ताकि भारत में भी वो काम हो सके, भारत दुनिया के लिए वो काम कर सके जो आज अमेरिका कर रहा है। तो ज़रूरी है कि जो नौकरियां आज अमेरिका में हैं, वैसी ही नौकरियां भारत में भी पैदा हों, ताकि भारत का ब्रेन भारत के काम आ सके। अब यहाँ पर ट्रंप प्रशासन की जो नई नीति है, नई नीति यानी कि ये जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं और एक्सपर्ट लोग हैं अपने अपने फील्ड के, उनके लिए अमेरिका धीरे धीरे दरवाजे बंद कर रहा है। क्योंकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक या इंजीनियर्स जो अमेरिका में जाते थे, अमेरिका में काम करते थे, अब उनके लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है ट्रंप प्रशासन का नया फैसला। तो इससे नुकसान भी ट्रंप प्रशासन यानी कि अमेरिका को ही होने वाला है। कैसे अमेरिका को नुकसान होगा? तो सीधी सी बात है कि H-1B वीज़ा के तहत सस्ते वर्कर्स मिलते थे अमेरिका की कंपनियों को। अब जब अमेरिका की कंपनियों को ये सस्ते वर्कर्स मिलना बंद हो जाएंगे, अमेरिका से ही अगर एम्प्लॉयज़ की भर्ती होगी और उन्हें ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, तो उनके यहाँ का प्रोडक्ट और सर्विसेज महंगी हो जाएंगी और उनके कॉम्पिटिटर्स यानी कि भारत की कंपनियां जो हैं वो लाभ कमा सकती हैं। अमेरिका की कंपनियां महंगा प्रोडक्ट बनाएंगी और उसके मुकाबले भारत की कंपनियां सस्ती सर्विसेज देकर फ़ायदा कमा सकती हैं। एडिटोरियल में बस इतनी बातें थी। H-1B वीज़ा महंगा हो गया है भारतीयों के लिए, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 85,000 में से लगभग 70 से 75% वीज़ा भारतीयों को ही मिलते थे। पहले फीस थी $1,500 और अब फीस हो गई है $1,00,000। 21 सितंबर से फैसला लागू होगा। जो नए एप्लीकेशन करने वाले लोग हैं उनको ही देना पड़ेगा। जिनके पास पहले से H-1B वीज़ा है उनकी भी सालाना फीस जमा होती है, उन्हें $1,00,000 जमा नहीं करते हैं। इससे जो लोग वीज़ा चाहते थे, जिन्हें वीज़ा चाहिए था, उनके लिए कठिनाइयाँ हो गई हैं, उनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात है। और साथ में अमेरिका की कंपनियों के लिए, अमेरिका में बैठे नियोक्ताओं के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए भी दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि उन्हें पहले सस्ता श्रम मिलता था, अब उसमें भी कठिनाइयाँ हो गई है। तो इसका नुकसान जितना भारतीयों को, जितना दूसरे लोगों को होने वाला है, उतना ही अमेरिका को भी होने वाला है। तो की पॉइंट से ही निकले हैं कि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा के लिए शुल्क को बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया है।
पहले से 6 गुना ज़्यादा। पहले था लगभग 1500 अमेरिकी डॉलर, 1500 अमेरिकी डॉलर से 6 गुना ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया है। फिलहाल कैप है 2004 से फिक्स है, 85,000 लोगों को वीज़ा दिया जाता है। ये 85,000 वीज़ा दिए जाते हैं, उसमें से लगभग 71% वीज़ा भारतीयों को मिलते हैं, यानी लगभग 60,000 वीज़ा जो है वो भारतीयों को ही मिलते हैं। अभी तक तो ऐसा ही देखने में आया है। और इन 60,000 में से भी 60% भारतीय ऐसे हैं जिनकी आय इतनी नहीं है कि वे इतनी रकम दे सकें। तो ऐसे में इनके परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है, जो अपने जीवन को लेकर योजनाएं बना चुके हैं कि भाई साहब पढ़ लिख कर अमेरिका जाना है, वहीं पर नौकरी करनी है, वहीं पर सेट होना है। क्योंकि H1B वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है, 3 साल के बाद 3 साल के लिए और बढ़ाया जाता है और लगभग 6 साल के बाद फिर वहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग अपने जीवन को लेकर योजना बना चुके हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक समस्या उनके सामने खड़ी हो सकती है। वहीं पर अमेरिकी कंपनियों के सामने भी ये जो टैलेंट पूल की आपूर्ति हो रही थी उसको लेकर समस्याएं हैं, क्योंकि अब उनके सामने भी अड़चनें खड़ी कर दी हैं ट्रंप प्रशासन ने। अब इस पूरे मामले में भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है कि भारत इस टैलेंट पूल का उपयोग भारत में अपना क्षमता निर्माण करने के लिए कर सकता है। भारतीय कंपनियों में इन एम्प्लॉयज़ का यूज़ किया जा सकता है अच्छे से और नए नए क्षेत्रों में इनोवेशन करके, नए नए क्षेत्रों में सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर में नए बाजारों की तलाश की जा सकती है और अमेरिकी कंपनियों को कॉम्पिटिशन दिया जा सकता है। इससे भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा, भारत से ब्रेन ड्रेन रुकेगा। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा H1B वीज़ा शुल्क वृद्धि का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो अमेरिकी प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो हमें पता है, हम लिख देंगे। शुल्क में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, 6 गुना वृद्धि हुई है और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे वो भी हमने देख लिए हैं और सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे, भारत के लिए इसके बीच क्या अपॉर्चुनिटी है, भारतीय कंपनियां इसका कैसे यूज़ कर सकती है इस अपॉर्चुनिटी का, वो भी हमने देख लिया है। तो सारी बातें हमें लिखनी है। एडिटोरियल को ठीक से पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब आसानी से लिखा जा सकता है। H1B वीज़ा की बात करें तो H1B वीज़ा अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, गैर आप्रवासी वीज़ा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के द्वारा यह उन लोगों को दिया जाता है जो एक खास उद्देश्य के लिए, खास समय के लिए वहाँ पर जाते हैं, काम करने जाते हैं, रहते हैं और उसके बाद इन्हें वापस जाना होता है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में पर्यटन भी हो सकता है, चिकित्सा उपचार भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकती है, व्यवसाय भी हो सकता है और कुछ समय के लिए नौकरी काम धंधा भी हो सकता है। तो H1 वीज़ा एक प्रकार का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। किसको दिया जाता है? यह दिया जाता है हाई स्किल्ड वर्कर्स को, विदेशी पेशेवरों को जो अमेरिका की कंपनियों के लिए काम करने जाते हैं। 1990 से देना शुरू किया है। किस किस को दिया जाता है? इसमें IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गणित के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में काम करने वाले लोग हैं, वित्त, वास्तुकला, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में लगभग जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। कम से कम बैचलर की डिग्री चाहिए होती है और एम्प्लॉयर्स की भूमिका इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये कंपनियां ही आवेदन करती हैं और इन्हें काम करने के लिए बुलाती हैं। 3 साल की अवधि के लिए दिया जाता है सबसे पहले और उसके बाद अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि इसके बाद ये लोग ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना आसान हो जाता है। वार्षिक कैप है इस पर लगभग 85,000 लोगों का, हर साल 85,000 लोगों को दिया जाता है 2004 से ये कैप लगाया है। और 65,000 लोगों को तो सामान्य जनरल कैटेगरी में रखा है और 20,000 लोगों के लिए मास्टर्स डिग्री ज़रूरी होती है। मतलब ये 20,000 वीज़ा उन लोगों के लिए फिक्स है, उन लोगों के लिए समझ लीजिए रिजर्व है जिनके पास मास्टर डिग्री है। और यह सीमा 2004 में लगाई गई थी। 85,000 की सीमा, 85,000 का कैप 2004 से स्थिर है। आवेदन प्रक्रिया क्या है? आवेदन लिए जाते हैं US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस के द्वारा, लॉटरी सिस्टम से दिए जाते हैं। भारत का इस पर क्या प्रभाव है या भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो लगभग 70 से 75% वीज़ा भारतीयों को ही मिलते हैं। अमेरिका की कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भारत की कंपनियां जिनमें इन्फोसिस है, TCS, विप्रो हैं, ये लोग भारत से एम्प्लॉयज़ की भर्ती करते हैं। H1 वीज़ा के तहत वहाँ पर लोग जाते हैं काम करने। विवाद क्या है इसको लेकर? विवाद यही है कि ये जो कर्मचारी विदेशों से आते हैं उन्हें कम वेतन दिया जाता है और ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो इन कंपनियों पर एक प्रकार से इन एम्प्लॉयज़ का शोषण करने का आरोप है। नवीनतम ट्रेंड ये है कि शुल्क को बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख अमेरिकी डॉलर, जो कि पहले से 6 गुना ज़्यादा है और आवेदनों की संख्या घट रही है। अब आवेदनों की संख्या है लगभग 2025 में 3,65,000, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है।
भारत में जितने भी लोगों को वीज़ा मिलता है या मिलता आया है या जो एप्लीकेशन देते हैं, उनमें से 60% लोगों की आय 1 लाख अमेरिकी डॉलर से कम है। चिंता ये है कि जब ये हाई स्किल्ड वर्कर्स विदेशों से अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका में घरेलू बेरोज़गारी बढ़ती है, क्योंकि चीप लेबर मिल जाता है और बाहर से जब चीप लेबर मिल जाता है, तो अमेरिका के लोगों को काम मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने लोग बाहर से जाते हैं, उतने एम्प्लॉइज़ को तो रिप्लेस कर ही दिया है इन लोगों ने। तो अमेरिका में बेरोज़गारी का एक आरोप लगता है। लाभ क्या होता है? अमेरिकी कंपनियों को अच्छा वर्कफ़ोर्स मिल जाता है, अच्छी स्किल मिल जाती है, अच्छा ब्रेन मिल जाता है काम करवाने के लिए और कम पैसा देना पड़ता है और लंबा समय काम कर सकते हैं ये लोग। फिर सकारात्मक प्रभाव भी है कि विदेशी लोगों को भी अनुभव मिलता है, उच्च आय का अवसर मिलता है, क्योंकि इनके पास स्किल है, लेकिन अपने-अपने देशों में काम करने की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। ये अपॉर्च्युनिटीज़ अमेरिका की कंपनियाँ दे रही हैं, तो वहाँ पर जाकर ये लोग सीख भी सकते हैं, एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। और 2 देशों में, भारत और अमेरिकी देशों में इस तरह सहयोग भी बढ़ता है। आलोचना यही है, भारत के लिए चिंता की बात है कि भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और अमेरिका में रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं इन लोगों के जाने से। तो दोनों देशों के लिए सकारात्मक प्रभाव भी है, दोनों देशों के लिए नकारात्मक प्रभाव भी है। अब इस स्थिति में वेज प्रोटेक्शन और भारतीय टेक कंपनियों को मजबूत करके सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा भारत की जो टेक कंपनियां हैं, उनके लिए H1 वीज़ा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि भारत की जो कंपनियां थी अमेरिका में काम कर रही थी, वो H1 वीज़ा पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थी। जब ये लोग वहाँ काम करते थे, तो इन कंपनियों को एक तो सस्ता लेबर भी मिलता था और दूसरा ये जो वहाँ से पैसा कमाते थे और भारत से भेजते थे, तो भारत को इनसे रेमिटेंस मिलता था। तो ये जो उनकी कमाई का एक हिस्सा भारत को मिलता है, वो भारत के लिए फ़ायदे की बात थी। दूसरी बात, भविष्य में अमेरिका पर निर्भरता को कम करना होगा और नए अवसर भारत को तलाशने होंगे। भारत में भी इस तरह का विकास, इस तरह का इनोवेशन, इस तरह की फंडिंग करनी होगी। सबसे लास्ट में हम एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू में पहला सवाल है कि H1 वीज़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह केवल अमेरिका का स्थायी नागरिकता यानी ग्रीन कार्ड देने वाला वीज़ा है। तो भाई साहब, स्थायी वीज़ा तो नहीं मिलता H1 वीज़ा वालों को, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मियों को अमेरिका में वापस काम करने की अनुमति देता है। तो हाँ, ये बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के नागरिक सबसे बड़े आवेदक समूह हैं, ये बात भी सही है। तो इस सवाल का जवाब है 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी। दूसरा सवाल है कि H1 वीज़ा सीमा यानी कि H1 वीज़ा पर जो कैप लगा है वो प्रतिवर्ष कितने का है? तो हमने देखा था 85,000 का है। 85,000 वीज़ा दिए जाते हैं हर साल। तीसरा सवाल है कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित H1 वीज़ा शुल्क कितना है? तो यह शुल्क कर दिया गया है 1 लाख अमेरिकी डॉलर का। चौथा सवाल है कि भारतीय H1 वीज़ा धारकों में से लगभग कितने प्रतिशत की आय 1 लाख अमेरिकी डॉलर से कम है? तो हमने देखा था लगभग 60% लोगों की आय कम है 1 लाख अमेरिकी डॉलर से। पांचवा सवाल है कि भारत के लिए H1 वीज़ा संकट से उबरने के लिए कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? पहला स्टेटमेंट, एआई और नई टेक्नोलॉजी में निवेश, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, एशिया और यूरोप में नए बाजार तलाशना, ये बात भी सही है। तीसरा, अमेरिकी सरकार पर दबाव डालकर नीति बदलवाना, ये उपाय तो कोई उपाय हुआ नहीं। तो उपाय है पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए। तो पहले एडिटोरियल में इतनी ही बातें थी। अब देखते हैं दूसरा एडिटोरियल, जो कि यूरेनियम के बारे में है। भारत सरकार मेघालय से यूरेनियम का खनन करना चाहती है और इसका स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों से विचार विमर्श असफल रहा है और अब भारत सरकार चाहती है कि मेघालय से हर कीमत पर यूरेनियम का खनन किया जाए। तो मेघालय में 2 गांव हैं, एक गांव है डोमियासियात और वाहकाजी, ये 2 गांव हैं। यहाँ पर मिले हैं यूरेनियम के बड़े भंडार और सरकार यहाँ से यूरेनियम का खनन करना चाहती है। अगर आपने मेघालय का मैप देखा होगा तो ये है मेघालय, और मेघालय में यहाँ पर है गारो, बीच में खासी और पूर्व में जैंतिया। और गारो खासी जैंतिया में खासी में यहाँ पर है पश्चिमी खासी हिल्स जिला। तो पश्चिमी खासी हिल्स जिला, वहाँ पर गांव हैं ये डोमियासियात और वाहकाजी, जहाँ पर यूरेनियम के भंडार हैं। सरकार इन यूरेनियम के भंडार से यूरेनियम का खनन करना चाहती है। स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है और वहाँ के लोग नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ पर भी यूरेनियम का खनन हुआ है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों को काफ़ी बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं।
लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके यह बात कही है, ऑफिस मेमोरेंडम में यह बात कही गई है कि यह एक रणनीतिक खनिज है और इसके खनन को जन परामर्श से, पब्लिक कंसल्टेशन से मुक्त कर दिया गया है। मतलब अब लोगों के विरोध का कानूनी तौर पर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। स्थानीय समूह, जिसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी शामिल है, ये लोग खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद यानी खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 6th शेड्यूल की शक्तियों का उपयोग करके जनजातीय अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसे भी नजरअंदाज किया जा रहा है। जो मेमोरेंडम आया है, पर्यावरण मंत्रालय ने जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, उसके बाद इन लोगों के विरोध का कोई महत्व कानूनी तौर पर नहीं रह जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब भारत में यूरेनियम खनन किया जा रहा हो। यूरेनियम खनन पहले से किया जा रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खदानें हैं, वहां पर यूरेनियम का खनन किया जा रहा है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन खदानों से झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की जो खदानें हैं, वहां पर UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूरेनियम का खनन कर रही है और नई खदानों के विस्तार की भी कोशिशें की जा रही है, जिनका भी स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां के लोगों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो अपरिचित भाषाओं में है और इन पर जो आपत्तियां जताई जा रही है उनकी भी अनदेखी की जा रही है। उन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से। अक्सर संसाधन संपन्न क्षेत्रों में जंगल हैं, जंगलों में जनजातियां रहती हैं और जब इन खनिजों का खनन होता है तो बड़े पैमाने पर इन जनजातियों का विस्थापन होता है, जंगल काटे जाते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावास नष्ट होते हैं और जनजातियों के लोगों के मन में एक बात गहराई से बैठती जा रही है कि शेष भारत के लोगों के लिए वे यह सोचने लगे हैं कि उनको सिर्फ उनकी जमीन से, उनके जंगलों से और उनके संसाधनों से प्यार है, उनसे नहीं। तो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर होगी किसी भी संसाधन को प्राप्त करने की और लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जाएगी, उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की संवैधानिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा, भारत में असंतोष पैदा होगा और भारत की जनजातियों में विशेष तौर पर असंतोष भारत के हित में नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय नेताओं को, स्थानीय लोगों को अनदेखा कर दिया गया है और एक तरफा फैसला लिया जा रहा है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है और इससे रेडिएशन फैलता है। यह इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। रेडिएशन से कैंसर होता है, त्वचा की बीमारियां होती है, आनुवंशिक समस्याएं होती है, रेडियोधर्मी धूल हवा में फैलती है और सांस की बीमारियां फैलती हैं। यूरेनियम 6 से रेडॉन गैस उत्पन्न होती है और यह एक रेडियोधर्मी गैस है। इससे सांस की बीमारी और फेफड़ों का कैंसर होता है। आसपास की मिट्टी और पानी भी प्रदूषित होता है। इसलिए जरूरी है कि इन लोगों को पूरी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भले ही यूरेनियम एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी खनिज है, लेकिन फिर भी इन लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया का, यूरेनियम के खनन का सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो इन लोगों को ही झेलना पड़ेगा। ये लोग ही सबसे पहला शिकार होंगे इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे यूरेनियम खनन का। जनजातियों के पास, यानी कि स्थानीय लोगों के पास, स्थानीय जनजातियों के पास अभी भी एक विकल्प है अदालत में जाने का और नियामगिरी फैसले, जो 2013 का फैसला है और इस फैसले में पूरी प्रक्रिया में पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को शामिल करने की बात कही गई थी। तो इस फैसले की मिसाल देकर जनजातियों के द्वारा 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत इस पूरे मामले को अदालत में उठाया जा सकता है। इस मामले के खिलाफ अपील की जा सकती है। मंत्रालय को अपना मेमोरेंडम वापस लेना चाहिए, यह नियम वापस लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इस तरह की प्रक्रिया स्थापित हो गई तो आने वाले समय में भी जहां कहीं भी खनन करना होगा खनिजों का, प्रशासन इसी तरह की कार्रवाइयां करेगा। यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है, यह प्रक्रिया बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है, यह लोगों के हित में नहीं है, भारत के हित में नहीं है। स्थानीय विरोध का जवाब संवाद से दिया जाना चाहिए, नहीं तो स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर विरोध बढ़ेगा। सिर्फ रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा ही जरूरी नहीं है, बल्कि संवैधानिक सुरक्षा भी जरूरी है। तो संवैधानिक सुरक्षा के पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए, संतोषजनक बनाया जाना चाहिए। एडिटोरियल में इतनी ही बातें थी। की पॉइंट्स के थ्रू एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो बात यह है कि मेघालय में 2 गांव हैं, डोमियासियात और वहाकाजी, जो कि
पश्चिम खासी जिले में, पश्चिम खासी हिल्स जिले में है, वहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। सरकार यूरेनियम का खनन करना चाहती है, लेकिन खासी समुदाय खनन का विरोध कर रहा है, मतलब वहाँ का स्थानीय समुदाय विरोध कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के, यहाँ तक कि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन यानी एक मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके यूरेनियम को परमाणु महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज मानकर जन परामर्श से छूट दी है। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें जन परामर्श को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लोगों के विरोध को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पहली बार नहीं है कि भारत में यूरेनियम का खनन होने जा रहा है। इससे पहले भी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में खनन कर रही है जादूगोड़ा की खदानों से, लेकिन विकिरण का खतरा होता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर आजीविका की हानि होती है, जंगलों का विनाश होता है, खेती का विनाश होता है और लोगों को पलायन करना होता है। यहाँ पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि नोटिस अपरिचित भाषाओं में आ रहे हैं और आपत्तियों की अनदेखी की जा रही है, यानी किसी भी कीमत पर यूरेनियम का खनन करना ही है। इससे स्थानीय समुदायों में एक असंतोष की भावना पैदा होती है और उनके मन में यह बात बैठती है कि बाकी भारत के लिए वे केवल सिर्फ एक संसाधन है, न कि लोग हैं, न कि जनजातियां हैं, न कि भारतीय हैं। तो चिंता की बात यह है कि मंत्रालय के मेमोरेंडम से प्रक्रिया लोकतांत्रिक बन रही है, पर्यावरण पर भी जोखिम खड़ा हो रहा है क्योंकि प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है खनन से, और जो परिवर्तन होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं। एक बार खनन होने पर जैसे ही स्थिति वहाँ जिस जगह की हो जाती है वो उसे वापस रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। जनजातियों को, जनजातीय क्षेत्रों को जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिली है उसकी भी अनदेखी की जा रही है। और यदि एक बार यह प्रक्रिया स्थापित हो गई तो आने वाले समय में भी, आने वाले खनन करने में भी अलग अलग जगहों पर भी इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा और प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक और अप्रिय और असंतोषजनक बना दिया जाएगा। तो संवैधानिक और न्यायिक संदर्भ की बात करें, अगर हम देखें कि इस तरह के मामलों में संविधान क्या कहता है और न्यायालय क्या कहते हैं, तो 5वीं और 6ठी अनुसूची ने जनजातीय इलाकों को कुछ विशेष अधिकार देकर रखे हैं ताकि उनकी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों की रक्षा हो सके। न्यामगिरी मामले में 2013 में स्थानीय ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य बनाया गया था। इस मामले का हवाला देकर और 5वीं 6ठी अनुसूची के सवाल को उठाकर फिर से इस तरह के फैसलों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आगे यही है कि जन परामर्श पर, लोगों की सहमति पर, संवाद पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि खनिजों को निकालने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो सके और सहज हो सके, न कि सख्ती के साथ इस तरह के मामलों को निपटाया जाना चाहिए। मेंस के लिए सवाल हो सकता है यहाँ से कि 5वीं और 6ठी अनुसूची का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है, परंतु संसाधन खनन परियोजनाओं में इनकी अनदेखी होती रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हमें वर्तमान उदाहरण देकर बताना है कि खनन के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची को अनदेखा किया जा रहा है, लोगों के अधिकारों को अनदेखा किया जा रहा है, संवाद की प्रक्रिया को एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया बना दिया गया है और संसाधन खनन किसी भी कीमत पर करने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए और इसके क्या नुकसान होने वाले हैं हम पूरा एडिटोरियल की चर्चा में देख चुके हैं। एडिटोरियल को पढ़कर शांति से एनालाइज करके इस सवाल का जवाब आसानी से लिखा जा सकता है। यूरेनियम को लेकर चर्चा हो रही है तो यूरेनियम के बारे में भी जानना समझना जरूरी है। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। यूरेनियम का परमाणु संख्या है 92 और इसका प्रतीक है U। इसको पीरियोडिक टेबल में U लिखा जाता है। यह एक रेडियोधर्मी धातु है और पृथ्वी की परपटी में पाई जाती है, जहां पर अलग अलग खदानों के माध्यम से हम इसको निकालते हैं। इसका रंग होता है स्लेटी, चांदी के जैसा, चांदी स्लेटी मतलब सिल्वरी ग्रे टाइप का। और इसके जो प्रमुख आइसोटोप हैं वो हैं यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। और इसके क्षय से, इसके अपक्षय से रेडॉन गैस निकलती है और रेडॉन गैस भी रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टरों में, परमाणु हथियारों में, बिजली बनाने के लिए और बम बनाने के लिए। सीधी सी भाषा में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम 235 के उपयोग के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसका उपयोग, यानी यूरेनियम 238 का उपयोग करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं। यहाँ पर इसके यूज के लिए करने के बाद प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जाता है। वैश्विक भंडारों की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और नाइजर के पास है। अनुमान है कि विश्व का 60% यूरेनियम कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास है।
भारत में भी यूरेनियम की कुछ खदानें हैं जिनमें यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड खनन करता है, यूसीआईएल। और प्रमुख खदानें हैं झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और मेघालय में भी भंडार है। झारखंड में सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा और भटेन नरवा पहाड़ों में यूरेनियम की खदान है। जादूगोड़ा खदानें सबसे पुरानी खदानें हैं भारत में जहां से यूरेनियम का खनन होता है। और आंध्र प्रदेश में है तुम्मलापल्ली में, यह है वाईएसआर कडप्पा जिले में आंध्र प्रदेश में, और यह सबसे बड़ी खदान है यूरेनियम की भारत में। राजस्थान में भी है और डोमियासियात और वाहकाजी मेघालय में भी, जिसको लेकर अभी विवाद हो रहा है। भारत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सदस्य है। यह एजेंसी निगरानी रखती है कि अलग अलग देश यूरेनियम का उपयोग किस काम के लिए कर रहे हैं। अभी ईरान को लेकर जो खबरें आती हैं उनमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का काफ़ी जिक्र होता है, काफ़ी चर्चा होती है। भारत ने 2008 में यूएस के साथ एक न्यूक्लियर डील की है, उसके बाद भारत यूरेनियम का आयात करना शुरू किया है, क्योंकि ये डील हुई है भारत में जो परमाणु परीक्षण हुए थे उसके बाद प्रतिबंध लगे थे, उसके बाद यह डील हुई थी। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वह सारे प्रतिबंध इसके बाद हटे और यूरेनियम का आयात भारत ने शुरू किया। भारत यूरेनियम आयात कर रहा है कजाकिस्तान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, नामीबिया से। क्या रेट है, क्या भाव है, ये नहीं पता, लेकिन आयात होता है। पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव होते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव होते हैं, पशुओं पर, मानवों पर, सब पर गंभीर प्रभाव तो है, क्योंकि यूरेनियम की धूल और रेडॉन गैस रेडियो एक्टिव है। फेफड़ों का कैंसर होता है, किडनी डैमेज होती है, आनुवंशिक बीमारियां होती है और कैंसर का खतरा बढ़ता है। लोगों को अपने आजीविका से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि पलायन बड़े पैमाने पर होता है। मिट्टी, पानी और जैव विविधता संकट में आ जाती है। भारत में एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, जो यूरेनियम और दूसरे जो भी रणनीतिक खनिज है उनको नियंत्रित करता है। खनन से पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी जो मंत्रालय का मेमोरेंडम आया है उसने पूरे जन परामर्श की प्रक्रिया को ही साइड में कर दिया है, पूरे जन परामर्श की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी का भी सदस्य नहीं है। भारत में सबसे पुरानी यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा में, 1967 से चल रही है, झारखंड में, पूर्वी सिंहभूम जिले में। और भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान जो है वो तुम्मलापल्ली में, आंध्र प्रदेश में है। भारत में थोरियम के काफ़ी बड़े भंडार हैं, लेकिन यूरेनियम के उतने ज़्यादा भंडार नहीं हैं। इसके बाद एमसीक्यू में पहला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा डोमियासियात और वाहकाजी क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय में है, पश्चिम खासी हिल्स जिले में। दूसरा सवाल है कि भारत में यूरेनियम खनन मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत में यूरेनियम खनन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड खनन कर रही है और इसी के अंडर सारा काम चल रहा है। न्यामगिरी केस 2013 किस विषय से संबंधित है? तो यहां पर कहा गया था आदिवासी अधिकार और ग्राम सभा की सहमति जरूरी है खनिजों के निष्कर्षण में। चौथा सवाल है कि पांचवी और छठी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पांचवी और छठी अनुसूची संबंधित है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से। पांचवा सवाल है कि फ्री एंड पेरियर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट किस क्षेत्र में विशेष रूप से लागू होता है? तो यह लागू होता है आदिवासी भूमि और संसाधन दोहन वाले क्षेत्र में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।